बार सर्दी बहुत तेज है और हालात मुश्किल होते जा रहे हैं। हम सबको मिलकर जंगल से लकड़ियां लानी होंगी और घर घर अलाव जलाने के लिए व्यवस्था करनी होगी ताकि ठंड से मुकाबला किया जा सके। पप्पू काला, जंगल जाने की हिम्मत कौन करेगा? बाहर इतनी ठंड पड़ रही है, जहाँ तक नजर जाए बस सफ़ेद चादर सा कोहरा फैला हुआ है। वहाँ तो हवा के साथ बर्फ भी गिर रही है। हम जंगल तक कैसे जाएंगे पप्पू काका? बिल्कुल सही कहा तुमने बेटा, लेकिन अगर हम आराम से बैठकर रह गए तो ये ठंड सबको अपनी चपेट में ले लेगी। हमें हिम्मत दिखानी होगी। मुझे नहीं पता कितने लोग इस ठंड में बचेंगे, लेकिन अगर हम लोग जंगल में नहीं गए तो किसी का घर घर नहीं रहेगा और ये सर्दी हमें खत्म कर देगी। सभी गांव वाले आपस में बात कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि यह ठंड कोई मामूली ठंड नहीं है, बल्कि यह ठंड उनके लिए कहर बनकर आएगी। अब लकड़ियां लाने का तो वक्त ही नहीं मिला। मैं तो सोच रही थी कि मालिक से कुछ मदद मांग लूंगी, क्योंकि ठंड बहुत बढ़ गई है। लेकिन वह तो उल्टा मुझ पर गुस्सा करने लगे। मुझे लगा था कि वह हमारी हालत समझेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राधा, मालिक लोग कभी हमारी तकलीफें महसूस नहीं करेंगे। उनका तो हर वक्त आराम होता है। हमारी परेशानियां उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। उनके लिए हम सिर्फ काम करने वाले हैं, इंसान नहीं। सच कह रहे हो मोहन, ये लोग कभी हमारी मदद नहीं करेंगे। उनकी नजरों में हम सिर्फ मजदूर हैं। उनसे कोई उम्मीद रखना बेकार है। उनका तो हमेशा अपनी ही दुनिया में ध्यान रहता है। हमारी परेशानियों से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। राधा ने कुछ लकड़ियां पहले से ही संभाल कर रखी थी ताकि मुश्किल समय में उनका इस्तेमाल कर सके। मोहन, मैंने कुछ लकड़ियां बचा कर रखी थी, तुम वहीं ले लो और जला लो। ठंड में इससे थोड़ी राहत मिल जाएगी। लेकिन राधा, लकड़ियां ज्यादा नहीं हैं। यह आग ज्यादा देर तक नहीं जल पाएगी और कभी बुझ सकती है। हमें कुछ और इंतजाम करना होगा। मैं समझ रही हूँ मोहन, ये लकड़ियां ज्यादा देर तक हमारा साथ नहीं दे पाएंगे। हमें जल्द ही कुछ और इंतजाम करना होगा। मैं यहीं बैठा रहूं तो हालात और बिगड़ जाएंगे। बेहतर होगा कहीं से लकड़ियों का बंदोबस्त कर लूं। लेकिन मोहन, जंगल में जाना खतरे से खाली नहीं है। रात गहरी है, ठंड बढ़ रही है और ये घना अंधेर है। अगर कुछ अनहोनी हो गई तो? मोहन लकड़ियां लाने के लिए जंगल की ओर निकल जाता है। राधा बहुत चिंतित हो जाती है क्योंकि आधी रात का समय था, ठंड तेज थी और मोहन अकेला जंगल में जा रहा था। जंगल में मोहन चारों ओर नजर दौड़ाता है, लेकिन दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता। कुछ देर चलने के बाद उसे जंगल के बीच एक डोकरी की कुटिया नजर आती है। वह कुटिया की ओर बढ़ता है। जैसे ही वह वहां पहुंचता है, डोकरी दरवाजे पर आती है और मोहन से कहती है, अरे बेटा, इस समय जंगल की ओर क्यों जा रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि रात के समय जंगल सबसे ज्यादा जोखिम भरा होता है? जंगली जानवर इस वक्त खुले में घूमते हैं और शिकार ढूंढ रहे होते हैं। अगर तुम ऐसे अकेले जाओगे तो ये कदम तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। अपनी सुरक्षा के बारे में भी तो थोड़ा सोचो। माँ, मेरा बच्चा बहुत बीमार है। उसकी हालत हर पल और खराब होती जा रही है। उसका शरीर ठंडा पड़ गया है। मुझे आग जलाने के लिए लकड़ियों की सख्त जरूरत है। मैं जानता हूं कि जंगल में जाना खतरों से भरा है, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं है। अगर मैं थोड़ी सी भी सूखी लकड़ी ढूंढ लो तो आग जलाकर उसे कुछ गर्माहट दे सकता हूं। उसकी जिंदगी बचाना ही मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। बेटा, मैं तुम्हारी मजबूरी समझती हूँ, लेकिन यह भी तो देखो कि इस वक्त जंगल में कुछ मिलने की उम्मीद नहीं है। सारी लकड़ियां बारिश की वजह से भीग चुकी हैं। जमीन गीली है और रास्ते फिसलन भरे हैं। वहां ना तो सूखी लकड़ियां मिलेंगी, नहीं कोई और मदद। और अगर कोई जंगली जानवर तुम्हारे सामने आ गया तो फिर क्या करोगे बेटा? अपने बच्चों की चिंता करना तुम्हारा फर्ज है, लेकिन क्या यह तरीका सही है? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो उस मासूम का क्या होगा? क्या वह अकेले इस दुनिया का सामना कर पाएगा? अपनी जान को खतरे में डालने से पहले एक बार और सोच लो। हम दोनों मिलकर कोई और रास्ता निकाल सकते हैं। मोहन डोकरी की बात सुनकर निराश हो जाता है और घर वापस जाने का मन बना लेता है। राधा अमित के पास बैठकर उसकी देखभाल करती है, लेकिन अमित की हालत तेजी से खराब होती जा रही थी।
नितिन बेटा हिम्मत रख, तेरे पापा जंगल से लकड़ियां लेने गए हैं। वे जल्दी ही लौट आएंगे, फिर हम आग जलाएंगे और तुझे आराम मिलेगा। तेरी तबीयत ठीक हो जाएगी, बस थोड़ा धैर्य रख, सब ठीक हो जाएगा। माँ, पिताजी अभी तक क्यों नहीं आए? बहुत देर हो गई है और अब ठंड बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा है। बेटा घबराने की कोई बात नहीं है पिताजी, थोड़ी देर में लकड़ियां लेकर लौट आएंगे। बस थोड़ी देर और सब्र रख, फिर सब ठीक हो जाएगा बेटा, तू चिंता मत कर। पिताजी जल्दी ही लौट आएंगे। उन्होंने कहा था कि वह जल्द लकड़ियां लेकर आएंगे, फिर हम आग जलाकर बैठेंगे। माँ, क्या करूं? ये ठंड जैसे शरीर में सुई की तरह चुभ रही है। नितिन का चेहरा पीला पड़ चुका था, ओठ सूखने लगे थे और उसकी सांसें कठिन हो रही थी। राधा घबराई हुई उसकी छाती से लगकर उसके कंधे पकड़ते हुए बोली, नितिन हिम्मत मत हारो, देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। नितिन की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी, जैसे वह किसी गहरी नींद में जा रहे हों। उसकी सांसें रुक रुक कर चल रही थी और राधा का दिल डर से भर गया। नितिन बेटा कुछ तो बोलो, मेरा दिल तो जैसे रुक सा गया है। देख तेरी माँ तेरे पास है, प्लीज मुझे छोड़ मत जाओ बेटा। नितिन, नितिन बोल तो सही। राधा का दिल जैसे रुक सा गया था जब उसने देखा कि नितिन की सांसें अब पूरी तरह थम चुकी थी। उसका शरीर निश्चल और ठंडा पड़ चुका था। राधा बार बार उसे झकझोरती रही, उसकी आंखों में झककर उसे जगाने की कोशिश करती रही, लेकिन नितिन के होठों पर अब कोई हरकत नहीं थी। उसका चेहरा शांत और निर्विकार था, जैसे वह किसी गहरी नींद में सो गया हो। नितिन की आंखों से आंसू गिर रहे थे और उसका दिल बुरी तरह टूट चुका था। इतनी देर में मोहन घर आ जाता है और राधा को रोते हुए देखकर घबराया हुआ पूछता है, नितिन, तुम इस तरह चुपचाप क्यों लेटे हो? तुम्हारी आंखें क्यों नहीं खुल रही? राधा, ये क्या हो रहा है? मेरा बेटा ऐसे क्यों है? प्लीज कुछ बोलो। मोहन बताओ ना, क्या ये सच है? क्या हमारा नितिन अब कभी वापस नहीं आएगा? क्या वह हमें छोड़कर चला गया? ऐसा मत कहो राधा, ये सब सच नहीं हो सकता। हमारा नितिन हमें छोड़कर कैसे जा सकता है? देखो, उसकी आंखें बंद है, लेकिन वह सिर्फ सो रहा है। ये कोई बुरा सपना है। हमें अभी भी उम्मीद रखनी चाहिए। वह उठेगा राधा, वह जरूर उठेगा। मोहन तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? देखो उसकी आंखें अब कभी नहीं खुलेंगी। उसका ठंडा शरीर सब कुछ कह रहा है। वह अब इस दुनिया में नहीं रहा। नितिन हमें हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। उसने हमें अकेला छोड़ दिया। उसका प्यार, उसकी मुस्कान, उसका साथ अब हमें कभी नहीं मिलेगा। नहीं राधा, ऐसा नहीं हो सकता। तुम क्या कह रही हो? नितिन, वह हमें छोड़कर कैसे जा सकता है? हम उसके बिना कैसे जी पाएंगे? देखो ना नितिन, उठो बेटा, उठो। हमें यूं अकेला मत छोड़ो, प्लीज हमसे जुदा मत हो। मोहन, वह हमें छोड़कर चला गया है, ये सच है, और तुम इसे क्यों नहीं समझ रहे हो? वह अब इस दुनिया में नहीं है। अब वह कभी नहीं हंसेगा, कभी हमारे पास नहीं आएगा। उसकी आवाज, उसकी हंसी, सब कुछ अब सिर्फ यादें बनकर रह जाएगा। राधा, अब हम क्या करेंगे? हम बिना नितिन के कैसे जिएंगे? ये सब हमारे लिए एक भयानक सपना क्यों बन गया है? नितिन ऐसा क्यों कर गया? वह तो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता था। वह हमें यूं अकेला कैसे छोड़ सकता है? मोहन, मैं इसे स्वीकार नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन यही कड़वा सच है। नितिन अब हमें छोड़कर चला गया है। उसका चेहरा, उसकी मुस्कान अब में कभी नहीं दिखेंगी। उसने हमें सिखाया था कि जिंदगी कैसे जीते हैं, लेकिन अब हम बिल्कुल अकेले रह गया हैं। वह हमें हमेशा के लिए छोड़कर चला गया है। दोनों का रोना पूरे गांव को गम में डुबो चुका था। उनकी आवाज सुनकर हर कोई उनके दुख को महसूस कर रहा था। गांव में गहरी उदासी छा गई थी। नितिन, जो अब नहीं रहा, पूरे गांव का प्यारा बच्चा था। उसकी मुस्कान, उसकी मासूम बातें और उसका सबके साथ घुल मिलकर रहना आज भी सबको याद आता है।
राधा और मोहन का हर दिन नितिन की यादों में बीत था। उनका जीवन मानो थम गया था। खाने पीने की सुध भी खो गई थी। उनकी आंखों में हर वक्त अपने बेटी की झलक रहती। वे उसकी बातें दोहराते, खिलौने उठाकर देखते और उसकी तस्वीरों को सीने से लगाते। उनके दुख का सागर हर दिन गहराता जा रहा था। कई दिन ऐसे ही गुजर गए। फिर एक दिन राधा ने भारी दिल से मोहन से बोली, मोहन, इसमें मेरी ही गलती है। अगर मैं नितिन को सही से कंबल में लपेट पाती तो वह आज हमारे पास होता। मैंने अपनी ममता में कहीं ना कहीं चूक कर दी। एक माँ होकर भी मैं उससे नहीं बचा सकी। उसकी देखभाल में मेरी ही कमी रह दी। ये बोझ मैं कभी नहीं उतार पाऊंगा। नहीं राधा, अपने आप को मत कोसो। ये सब सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है, इसमें मेरी भी चूक है। अगर मैं समय पर जंगल से लकड़ियां ला पाता तो हम आग जलाकर उसे ठंड से बचा सकते थे, लेकिन मैं नाकाम रहा। मेरी देरी ने हमें यह दिन दिखाया। ठंड ने हमारा सब कुछ छीन लिया। मैं भी अपने बेटे को बचाने में असफल रहा। यह गम हम दोनों का है। मोहन, उसकी हर छोटी छोटी बात मेरे दिल में गूंजती रहती है। वह मासूम ठंड से रात भर जूझता रहा और मैं उसे ठीक से संभालने में नाकाम रही। मैंने उसे अपनी बाहों में सहेज कर रखा था, फिर भी मैं उसे बचाने में असफल रही। यह दुख, ये पछतावा मुझे हर दिन खाए जा रहा है। उसका जाना मेरी सबसे बड़ी हार है। राधा, इसमें ना तुम्हारी गलती है और ना ही मेरी। यह सब उस निर्दयी ठंड का किया हुआ है जिसने हमारा बेटा हमसे छीन लिया। लेकिन मेरा दिल यही सोचता है, काश गांव में किसी से मदद मिल पाती। काश हमारे पास ज्यादा कंबल होते या कोई दवाइयां होती, शायद तब हम उसे बचा सकते। लेकिन अब बस अफसोस ही बचा है। मोहन और राधा के पास अब लकड़ियां खत्म हो चुकी थीं। घर का चूल्हा ठंडा पड़ चुका था और चारों ओर ठंड का खौफनाक सन्नाटा था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या किया जाए। हर पल जैसे उनका बोझ और बढ़ता जा रहा था। ठंड ने न सिर्फ उनके बेटे को उनसे छीन लिया, बल्कि उनकी बचे खुचे उम्मीदों और हिम्मत को भी तोड़ दिया था। मोहन, इस दुनिया में अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हर चीज, हर कोना मुझे नितिन की यादों से भर देता है। उसकी हंसी, उसकी बातें, सब कुछ मेरी आंखों के सामने घूमता रहता है। लेकिन वह अब हमारे साथ नहीं है। मैं इस दर्द को और सहन नहीं कर सकती। मुझे भी नितिन के पास जाना है। शायद वहीं जाकर मुझे सुकून मिले। राधा, मैं जानता हूं कि इस दर्द को सहना कितना कठिन है। हर पल, हर सांस मुझे भी वही दर्द महसूस होता है। लेकिन अगर तुम मुझे छोड़कर चली गई तो मैं यहां अकेला कैसे रहूंगा? तुम्हारे बिना यह दुनिया एक खाली ख्वाब बन जाएगी। अगर तुम सच में नितिन के पास जाना चाहती हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। हमें इस दुनिया से जाने का फैसला भी साथ लेना चाहिए। अगली सुबह जब गांव वाले राधा और मोहन के घर पहुंचे तो जो मंजर उन्होंने देखा उसने उनकी आत्मा को झकझोर कर रख दिया। राधा और मोहन एक दूसरे के पास बैठे हुए थे, लेकिन उनकी जिंदगी ठंड की चपेट में आकर थम चुकी थी। उनके चेहरों पर दर्द और बेबसी के गहरे निशान थे। ऐसा लग रहा था मानो ठंड ने उनकी आखिरी सांसों को भी छीन लिया हो। घर में हर तरफ एक भयानक सन्नाटा पसरा था। नितिन की यादें अब भी घर के हर कोने में बसी थीं, लेकिन अब वह घर हमेशा के लिए खाली हो चुका था। गांव वालों को समझ आ गया कि ठंड ने एक और परिवार को निगल लिया है। महिलाएं रोने लगीं और पुरुष एक दूसरे को देखकर चुपचाप खड़े रहे। गांव के बुजुर्ग पापा काका ने भारी मन से सिर झुका लिया और कहा, भाइयों, सुन लो, अब और किसी परिवार को इस निर्दयी ठंड के कारण खत्म नहीं होने देंगे। यह ठंड हमारे हौसले को तोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम इसे हराने के लिए जुट हो जाएंगे। आज से हम सब मिलकर एक नई शुरुआत करेंगे। हर घर में आग जलाएंगे, हर जरूरतमंद परिवार की मदद करेंगे। यह ठंड चाहकर भी हमें कमजोर नहीं कर पाएगी। हमारा साथी हमारी सबसे बड़ी ताकत है और हम इसे कभी टूटने नहीं देंगे। पप्पू काका, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यह ठंड हमारे परिवारों और बच्चों को लीगल रही है, लेकिन अब और नहीं। आज से हम दिन रात मेहनत करेंगे और हर परिवार को सुरक्षित रखने का हर संभव प्रयास करेंगे। अगर हमें ज्या हो, वक्त आ गया है कि हम अपनी एकता और हिम्मत से ऐसा मिसाल बनाएं जिसे पूरी दुनिया याद रखे। यह ठंड चाहे जितनी कठोर हो,
लेकिन हमारी मेहनत और सहयोग के आगे टिक नहीं पाएगी। अब हम सब मिलकर इस चुनौती का सामना करेंगे और इसे हर हाल में हम अपने परिवारों को बचाएंगे और ठंड को हराएंगे। सही कहा तुमने। याद रखो, अगर हम सब एकजुट रहे तो कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती। हम हर घर तक लकड़ियां, गर्म कपड़े और खाना पहुंचाएंगे। अगर कोई भी परेशानी आएगी तो हम सब मिलकर उसका समाधान निकालेंगे। हमारी एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है और इसे कोई तोड़ नहीं सकता। पप्पू काका, अब यह ठंड किसी मासूम बच्चे की जिंदगी नहीं छीन पाएगी, नहीं किसी परिवार को खत्म कर पाएगी। हम सब मिलकर अपने गांव के हर घर को बचाएंगे और हर जरूरतमंद को मदद पहुंचाएंगे। यह ठंड चाहे कितनी भी कठोर क्यों ना हो, हमारी एकजुटता के आगे टिक नहीं सकेगी। भाइयों, यह लड़ाई सिर्फ ठंड के खिलाफ नहीं है, बल्कि हमारे साहस और मानवता की भी परीक्षा है। हम सब मिलकर यह ठान लेते हैं कि हर घर को सुरक्षित रखेंगे। ना कोई बच्चा भूखा रहेगा, ना कोई बुजुर्ग ठंड से कांपेगा और न ही कोई परिवार टूटेगा। हमारी एकता ही हमें इस कठिन समय में विजयी बनाएगी। गांव के लोग मोहन और राधा को अंतिम विदाई देने के लिए एकत्रित हुए। उनके सम्मान में घर के बाहर एक बड़ी आग प्रज्वलित की गई ताकि उनकी आत्माओं को शांति मिल सके। बुजुर्गों ने सभी को ठंड से बचने के उपाय अपनाने की चेतावनी दी और पूरे गांव ने यह संकल्प लिया कि अब से कोई भी परिवार इस तरह के कष्ट से नहीं गुजरेगा।